तो अक्सर अमूमन किस तरह के मामले आते हैं आपके न्यायालय में? हमारे जैसे विवाह विच्छेद है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन है, और अधिकांश मामले मेंटेनेंस के आते हैं। जी हाँ जी। भरण पोषण संबंधी पत्नी बच्चों को छोड़ देते हैं वो लोग, तो उनके भरण पोषण वो अधिकांश मामले उसके आते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो इस तरह के मामले जिस तरह से आजकल काफ़ी बढ़ गए हैं, तो क्या वजह मानते हैं आपकी कि ऐसी समाज में कैसी कुरीतियाँ आ रही हैं? एक तो अपना जो एकल परिवार प्रथा आ गई, उससे हो गया है। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, माँ बाप समझाते थे, सब संयुक्त समझाने परिवार वाले था। होते थे, संयुक्त परिवार में जी। बच्चे भी पल जाते थे। अब आज एकल परिवार है, कोई समझाने वाला है नहीं। लड़की को उसके माँ बाप भड़काते हैं और लड़के को उसके माँ बाप भड़काते हैं। बीच में कोई समझाने की गुंजाइश कोई नहीं छोड़ता। तो उस वक्त फिर आपको अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हाँ, फिर लोग कोर्ट में आते हैं तो फिर हम लोग अधिकांश कोशिश ये करते हैं 4-5 पेशियों शुरू में कि इनको समझाएं। इनको कोर्ट का काम घर तोड़ना नहीं, जोड़ना है। तो हम लोग का काम बिल्कुल उनको मध्यस्थता करके सुलह समझाइश देना है और एंड तक, निर्णय होने तक उनको समझाते हैं। जी हाँ जी हाँ। और कभी कभी ऐसे मामले भी आपके सामने आते होंगे कि बहुत गरीब पक्ष के लोग हों, जैसे लड़की के या किसी और जो आते हैं मामले, तो उसमें फिर कुछ विधिक सहायता भी दी जाती है? अपने आप विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अच्छा। जो राज्य स्तर पे भी है, संभाग स्तर पे भी है, जिला स्तर पे भी है और तहसील स्तर पे भी है। तो यहाँ पे अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता दिलवाई जाती है। गुप्ता साहब, एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो अदालती मामले होते हैं बड़े लंबे खिंच जाते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए या है कि इसे थोड़ा कम किया जा सके उस अवधि? एक तो क्या जनसंख्या के अनुपात से न्यायालय नहीं बनी है। जी। पहले जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस अनुपात में न्यायालय नहीं खुल रहे। और दूसरा क्या कि इसमें सुलह समझाइश की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे अपन, तो अदालत के बाहर मामले निपटाए जाएंगे। ऐसी संभावना चल रही है कि पहले अदालत में आने के पहले एक कमेटी बन जाए, उसमें वो मामले जाएं, जैसे पंच होते थे गांव में, ऐसी बन जाए, उनके सामने जाए मामले, और अगर 5-6 महीने तक अगर वो नहीं सुलझते उसके बाद अदालत में आए। ऐसी व्यवस्था करने में सरकार लगी हुई है। जी हाँ। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो हुई आपकी जो कार्य आप कर रहे हैं उसके बारे में आपने बातचीत की, लेकिन इसके अलावा आपके और क्या शौक हैं? लेखन का शौक है, व्यंग लिखते हैं, कभी कविताएं लिख लेते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो कितनी उम्र में आपने लिखना शुरू किया? 10-11 साल के थे तब स्कूल में। अच्छा। पहली बार निबंध लिखा था, उसके बाद से जो प्रोत्साहन मिला तो फिर लगातार लिखते चले। वाकई प्रोत्साहन एक यदि शुरू में मिल जाए तो फिर आदमी उस दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यहाँ कुछ अपनी कविता संग्रह में से आप सुनाना चाहेंगे? हाँ। और जो आपका संदेश है एक तरह से पहुँच भी रहा है श्रोताओं तक। तो आप एक तरफ न्यायाधीश की भूमिका अदा करते हैं, दूसरी तरफ आपका ये शौक है लेखन का, तो इन दोनों में सामंजस्य किस तरह से आप बैठाते हैं? कोर्ट का काम कोर्ट में करते हैं, घर में आके उसको तनाव दूर करने के लिए लेखन है, गणेश जी के चित्र वगैरह करते हैं। अच्छा। कुछ कलाकृतियाँ बनाते हैं बांस वगैरह की, तो इसमें फिर मन लगा लेता है, तो कोर्ट का जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है। यानी कि बहुत सारी प्रतिभाएं हैं आप में और समय हमारे पास लेकिन कम है। थोड़ा संक्षेप में आप बताएं कि जैसे आपने बताया कि कुछ प्रतिमाएं आप जमा करते हैं, तो कितनी प्रतिमाएं जमा की हैं, किस तरह की हैं? गणेश जी की शादी के कार्ड हैं, तो उनके कार्ड से गणेश जी काट के, अच्छा, ऐसे 8,000 गणेश जी करीब इकट्ठे किए, 8 से 10,000। ऐसी जो बांस की कलाकृतियाँ होती है उसमें जो अमेजिंग आर्ट देख के गणेश जी हैं, जानवरों के वो हैं, वो देख लेते हैं। आरा मशीन वगैरह जाते हैं, जैसे वहाँ लकड़ी पीस मिल जाते हैं, तो उनमें से देखते हैं। तो इस तरीके से वो मतलब आर्ट का काम चलता रहता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो इस तरह से आप जो अपने शौक है वो भी पूरा कर लेते हैं अपने काम के साथ साथ, और स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक वैलेंटाइन डे कानून है और एक माँ पे लिखी है। अच्छा, ये कौन सी है? वैलेंटाइन डे? एक व्यंग संग्रह जी, व्यंग संग्रह है ये। अच्छा, जिसमें अभी तक जितने भी व्यंग लिखे थे उनका संग्रह किया है। तो इसके अलावा आप अखबारों में या दूसरी जगह भी अपनी रचनाएं भेजते हैं? प्रसारित होती है। तो अब तक कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई हैं आप? एक तो ये जो युग वार्ता है, पब्लिकेशन वगैरह से पूरे देश के पेपरों में प्रकाशित हुई, और नव भारत, नवीन दुनिया, पत्रिका, सहेली, चित्रलेखा, मतलब प्राय सभी पत्रिकाओं में प्रकाशित। तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं समझते कि समाज में
जो लेखन है यदि सकारात्मक ढंग से किया जाए तो एक नई दिशा दे सकता है समाज को, और हम प्रगति की जो राह है उसे बहुत सुगम बना सकते हैं। हाँ जी, जैसे किताबें, अच्छी किताबें लोगों को शायद सलाह देती हैं। जंगल में आप अकेले हो, एक किताब पढ़ के आप पूरी मतलब जिंदगी गुजार सकते हो किताबों के माध्यम। इसी प्रकार अच्छी शिक्षा मिलती है इनसे, लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, दिशा मिलती है, मोटिवेट होते हैं लोग। जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो यहाँ हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गीत बताएं जो हम श्रोताओं को सुनवा सकें। कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। फिल्म कभी कभी का ये कभी गीत है और मुकेश की आवाज़ में है। आइए सुनते हैं। साहिर साहब की बहुत ही अच्छी रचना आपने सुनवाई, और ये थी फिल्म कभी कभी से, और स्वर था मुकेश का। तो यानी कि गीत संगीत में भी आपकी बराबर रुचि है और आप इसमें भी पूरा समय देते हैं जितना हो सके। जगजीत सिंह, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश तो फेवरेट है। अरे वाह, क्या बात है। और गज़लें भी आप सुनना पसंद करते हैं? जगजीत सिंह की गज़लें रोज सुनते हैं। जी हाँ, जी हाँ। इसके अलावा और किसी तरह कोई शौक, जैसे फिल्में देखना या फिर फिल्मों के बारे में कुछ समीक्षा करना? फिल्में भी लेखन भी एक पक्ष है आपका और बहुत मजबूत पक्ष है आपका। जी, फिल्में भी देखते हैं। फिल्मों के तुलनात्मक अध्ययन पे कई लेख लिखे हैं, जैसे कि फिल्मों में पहलवान, फिल्मों में ऐतिहासिक पात्र, फिल्मों में ऐतिहासिक नगर, हवेलियाँ, फिल्मों में डरावनी, जो डरावनी फिल्में बनती थी उसके बारे में लिखा है। फिल्मों में विलेन जो खलनायक बन गए, हीरो जो खलनायक बन गए, विलेन बन गए, उसके बारे में लिखा है। फिल्मी हीरोइनें जो पहले तो हीरोइनें रहती थी, अच्छा रोल करती, लेकिन बाद में वो खलनायक का रोल, मतलब खलनायक को उन्हें बाहर निकाल दिया, पहले विलेन भी बन जाती, बाद में वो हीरोइन भी बन जाती। तो अब खलनायकों का रोल ही अलग कर दिया। जैसे कॉमेडियन, फिल्मों में कॉमेडियन बहुत जरूरी होते थे, लेकिन अब वो कॉमेडी भी हीरो करने लग गए। बिल्कुल। इस तरीके से पूरा एक तुलनात्मक, एक पूरा किताबी टाइप की लिखी फिल्म। तो आपके सबसे पसंदीदा कौन से कलाकार रहे? अमिताभ बच्चन। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा जैसे आपने कॉमेडी की बात की, तो कॉमेडी आजकल हीरो ही कर लेता है, और हीरो जो कॉमेडियन जैसे पहले होते थे, जॉनी वॉकर से शुरू करें या महमूद, तो जॉनी वॉकर, महमूद, जूनियर महमूद, है ना, असरानी, ये सब बिल्कुल लुप्त हो गए अब तो। बिल्कुल। सिर्फ टीवी पे रह गए कॉमेडियन, वो भी फुगड़ कॉमेडी कर रहे हैं। यानी एक तरह से स्तर थोड़ा सा गिर गया है। ये अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। तो जैसा कि फिल्मों की अगर हम बात करें, तो जो स्तरीय फिल्में हैं वो बहुत कम आ रही हैं इन दिनों। तो क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि लोग उसको व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं। पहले शिक्षा के रूप में फिल्में आती थी, संदेश होता था। लोग ये नहीं देखते थे कि इससे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मनोज कुमार की फिल्में रहती थी, देशभक्ति से ओतप्रोत रहती थी, चलती भी थी, लोग देखते थे। लेकिन अब लोगों को पहले ये है कि उनका पहले पैसा निकल जाए, 100 करोड़ के उसमें आ जाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं क्या शिक्षा मिल रही, क्या नहीं मिल रही। इससे कोई फिल्मों का शिक्षा नाम की चीज़ खत्म हो गई। आपने बताया कि लोकगीत में भी रुचि है आपकी जी, तो और लिखते भी हैं आप जी। तो कुछ क्षेत्रीय बोली में कुछ सुनाना चाहेंगे आप? क्षेत्रीय बोली में मतलब अपने इधर की? हाँ, जिसमें आपने लिखा है, जैसे पिछली बार रिकॉर्डिंग किए थे, आपको कुछ याद है क्या सब? नहीं। अच्छा। झूला जनाए शिव शंकर। हाँ ठीक है, वाला सुना दीजिए। उतने याद, झूला जनाए शिव शंकर, हाथों में मेहंदी लगी है पार्वती मैया के, झूला जनाए शिव शंकर। ये थी पानी आगे का। अच्छा। हाँ बिल्कुल, एकदम से नहीं आ पाता वो चीज़ कि किस तरह से करें। हाँ सर, हम आपसे अब फिर से विषयांतर करते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग न्यायिक परीक्षाएं देते हैं या जो इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उन बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? तो उनको क्या, 12th के बाद आजकल वो हो गया है क्लैट। क्लैट के बाद 5 साल की BA LLB हो गई। अच्छा। तो उसके बाद जैसे वो निकलते हैं, तो जैसे लास्ट सेमेस्टर होता है, उस समय उनको बेयर एक्ट के लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। अच्छा। सबसे कठिन बेयर एक्ट होता है, उसकी भाषा कठिन होती है लाभ। तो 1 साल उसकी भाषा समझ लेंगे, उसके बाद फिर वो अपना कोचिंग करें, उसके बाद वो तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत आसान होगा। अचानक वो बिल्कुल तैयारी करने बैठ जाए 5 साल के बाद, फाइनल ईयर के बाद, तो 1 साल उनका मतलब खराब होगा। जी हाँ, जी
तो ये तो हमारे बालाघाट नगर में तो शायद संभव नहीं है, इसके लिए तो बाहर ही जाना होगा। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, यहाँ अच्छी कोचिंग की यहाँ व्यवस्था अच्छी है। कोचिंग। अच्छा अच्छा। और कितने घंटे देना चाहिए उन्हें वक्त पढ़ाई के लिए? ये अपने उसके ऊपर है, अपन जितना पढ़ सकते हैं। कोई थोड़ा बोर सब्जेक्ट रहता है तो कम से कम 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को दें और दिन भर उसकी प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पेपर हल करें, प्रश्न बैंक अपना खुद का बनाएं, तो उसी में से प्रश्न आते हैं, उत्तर आते हैं। जी जी, यानी कि ये जो बातें आप बता रहे हैं, जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होगी। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है? मैसेज है अर्चना गुप्ता, घरेलू हैं, घरेलू महिला। बड़ी बिटिया आयुषी गुप्ता, वो सिविल जज है खंडवा में, जी 2016-17 में चुनी गई। उससे छोटी अदिति गुप्ता है, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर में पिछले साल उसने फाइनल किया, अब गेट की तैयारी कर रही है। अरे वाह। छोटा बेटा है तो वो कलकत्ता NLIU में है, 2nd ईयर में है, ऑल इंडिया रैंक उसकी 221 क्लैट में थी। यानी कि पढ़ाई पर आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया बच्चों की। ज़्यादा ध्यान दिया पढ़ाई। बिल्कुल ज़रूरी भी है। और जिस तरह से जो अब आगे बढ़ने की जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ गई है, तो उसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ नहीं, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जब भी कुछ भी पढ़ते हैं ज़िंदगी में हर काम आता है। हम कॉमिक्स पढ़ें, कहानी पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, मैंने देखा ज़िंदगी में बहुत काम आता है। कई बार प्रश्न जो जनरल नॉलेज के प्रश्न होते हैं, जब हमने कहानी पढ़ी होती है उसमें से आ जाती है, तो अचानक हमें याद आता है अरे ये तो हमने पढ़ा था। मेरा ये कि आप कुछ भी पढ़ो, ये ज़रूरी नहीं कोर्स का पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। आप पेपर पढ़ोगे, समाचार देखोगे, कुछ भी करोगे, मतलब कुछ भी पढ़ोगे आप, वो ज़िंदगी में आपके काम आनी आना। जी हाँ जी हाँ। और अच्छा पढ़ें, सकारात्मक जो चीज़ें हैं वो पढ़ें और सोच अपनी अच्छी रखें। तो चलिए, अब एक अच्छी सोच के साथ आप बताएं कि अगला कौन सा गीत है जो आप श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे? ये वाला, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, फिल्म आनंद का ये गीत है। ये भी मुकेश के स्वर में ही है, यानी कि मुकेश आपके बहुत पसंदीदा गायक हैं। तो चलिए सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गीत। आवाज़ में था और बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत अच्छे ढंग से जो इसमें शब्दों का उपयोग किया गया है वो बहुत दिल को छूने वाला है। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आपका और किन क्षेत्रों में दखल है? हाँ, मतलब खेल में ज़्यादा दखल रहा। पिताजी भी स्पोर्ट्समैन थे, बॉडी बिल्डिंग में वो MP रिप्रेजेंट किए थे उन्होंने। अच्छा। इंडिया स्तर पे। तो उसको देखते हुए मैंने मतलब शारीरिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया। बॉडी बिल्डिंग में भी MP में 2nd स्थान आया था, मिडिल वेट में। उसके अलावा फुटबॉल खेलिए, JE स्तर पे फुटबॉल, स्कूल स्तर पे, और शतरंज, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, इनमें कॉलेज में भाग लिया। तो मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में आपने एक साथ काम किया है। ये खेल जो है पढ़ाई में बहुत काम आती है। तो एकाग्रता से आती है, बिल्कुल ध्यान मन जो है पढ़ाई में लगता है। खेल से एक चीज़ सीखने मिली, एकाग्रता इससे बहुत अच्छी बनती है। और अब तो यदि हम आजकल देखें, आजकल के ज़माने में तो खेल से बहुत दूर होते जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि इंटरनेट, मोबाइल, ये सब दूसरे संसाधन आ गए हैं। इसके कारण उनका स्वास्थ्य भी कमज़ोर रहता है, चश्मे ज़्यादा लग रहे हैं, हेल्थ भी डाउन हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल लगता ही नहीं कि युवावस्था है उनकी, और नेट और मोबाइल में पूरी ज़िंदगी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ चलते चलते हम आपसे 2 संदेश लेना चाहेंगे। पहला संदेश तो आप हमारे श्रोताओं को ये दें एक न्यायाधीश के नाते कि एक परिवार को जोड़कर किस तरह से रखा जा सकता है। हाँ, अगर हम अपनी बहू को बेटी माने, जैसा अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं, अगर हम वैसा व्यवहार करेंगे तो बिल्कुल परिवार सुखी रहेगा, कोई परिवार में टूटन नहीं आएगी। हम अपनी बेटी और बहू में भेद करते हैं, और जब बहू आती तो हम कहते हैं कि मैं भी सास बन जाते हैं। वो कहते हैं जब मैं बहू थी तब मैंने इतना काम किया, तो तू क्यों नहीं काम करेगी। तो वो चीज़ हम भूल जाएं। यही चीज़ हम अपनी बेटी को समझाते हैं। जब बेटी बाहर जाती तो उसके लिए हम लड़ते हैं कि तुम हमारी बेटी से इतना काम करा रहे हैं। तो मेरा यही संदेश, अगर अपनी बहू को हम बेटी मान लें तो किसी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं।